हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मांस खाने के बारे में। आमतौर पर हमें लगता है कि कोई व्यक्ति मांस खाता है या नहीं, ये उसकी पर्सनल चॉइस है, यानी उसकी अपनी मर्ज़ी है। पर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मांस खाने का पूरी पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले हम लोग ग्लोबल स्केल पर बात करेंगे, सभी देशों को मिलाकर, और फिर उसके बाद देखेंगे कि इसमें भारत कहाँ पर आता है। इस वीडियो को समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान से सुनना होगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जानकारी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ फैक्ट्स के साथ। पूरी पृथ्वी में जितना भी हिस्सा हमारे रहने लायक है, उसका आधा हिस्सा केवल कृषि में इस्तेमाल होता है, और उस आधे में से भी 77% हिस्सा जानवरों को पालने के लिए इस्तेमाल होता है, मांस और दूध के लिए। अब चौंकाने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया की केवल 18% कैलोरीज और सिर्फ 37% प्रोटीन जानवरों से आता है। बाकी 84% कैलोरीज और 63% प्रोटीन फल और सब्जियों से आता है। यानी जितनी भी सब्जियां और फल पैदा हो रहे हैं वो केवल 17% ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी अधिकतर ज़रूरतें वही पूरी कर रहे हैं। 1 किलो अनाज उगाने के लिए जितनी ज़मीन लगती है, उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन 1 किलो मांस बनाने में लग जाती है। मांस खाना जंगलों की कटाई का सबसे बड़ा कारण है। जैसे जैसे हमारी मांस की डिमांड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमें और ज़्यादा ज़मीन चाहिए होगी, क्योंकि जिन जानवरों को हम खाने वाले हैं उन्हें भी खिलाने के लिए अनाज उगाना पड़ता है। एक और फैक्ट इसमें कि इंसानों को होने वाली नई बीमारियों में से 75%, 3/4 बीमारियां जानवरों से आती है। मांस खाने से जंगलों की कटाई होती है, जैसा हमने देखा, और वहाँ रहने वाले जानवरों से वायरस इंसानों तक आने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और इसी के साथ जानवरों की प्रजातियां तो विलुप्त हो ही रही हैं। हर दिन जानवरों की 150 से 200 प्रजातियां विलुप्त हो जाती है, ऐसी कि कभी वापस नहीं आएंगी। इसका मतलब अगर इसी गति से हमारा मांस खाना बढ़ता रहा तो और जंगल कटेंगे, बीमारियों के फैलने का खतरा और बढ़ेगा, जानवरों की लाखों प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी और क्लाइमेट चेंज की रफ्तार भी बढ़ेगी। क्लाइमेट चेंज या कहे ग्लोबल वार्मिंग का सरल शब्दों में मतलब होता है कि हमारी पृथ्वी के तापमान का बढ़ जाना। क्लाइमेट चेंज अपने आप में थोड़ा सा जटिल विषय है, लेकिन शॉर्ट में बोले तो ग्लोबल वार्मिंग अगर होती रही, यानी पृथ्वी का तापमान अगर बढ़ता रहा, तो ज़्यादा गर्मी के कारण होने वाली जो मौतें हैं वो बढ़ जाएंगी, जैसा भारत में होना शुरू हो गया है। और कहीं पर सूखा होगा, कहीं बाढ़ होगी, कहीं लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन, तो कहीं कुछ और, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो बढ़ती जाएगी। क्लाइमेट चेंज पर वैज्ञानिकों को यही मानना है कि इसके बुरे प्रभाव काफ़ी खतरनाक होने वाले और वक्त के साथ और बुरे होते जाएंगे। इसके बारे में एक और बात जान लीजिए कि क्लाइमेट चेंज होता है ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अब आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वी के तापमान बढ़ने का क्लाइमेट चेंज का मांस खाने से क्या संबंध है। तो हमने अभी देखा कि मांस खाने के लिए लगभग 80% ज़मीन लग जाती है, लेकिन उससे हमारी भरपाई बहुत कम होती है। और इसी तरह मांस और दूध लगभग 14.5%, 14.5% ग्रीन हाउस गैसेस का कारण बनते हैं। बाकी जो भी हम शाकाहारी खाना खाते हैं वो लगभग 11.5%, 11.5% ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करते हैं। 14.5% हो सकता है छोटा नंबर लगे, आप कहेंगे बाकी के भी तो हैं, पर दरअसल ये बहुत बड़ा और गैर ज़रूरी नंबर है। हमें मांस और दूध खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी हमारा काम चल सकता है। जैसा हमने देखा कि अधिकतर कैलोरीज, प्रोटीन्स वगैरह दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी हमें मांस और दूध के बिना, जो शाकाहारी भोजन है, उसी से मिल रहे हैं। हाल ही में क्लाइमेट चेंज पर यूएन की रिपोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना है तो हम लोगों को अपनी डाइट में, यानी हमारे भोजन परिवर्तन करना होगा, मांस वगैरह कम खाना होगा। जानवरों को मारने पर 2 तरह के अपशिष्ट पदार्थ पैदा होते हैं। सॉलिड वेस्ट जैसे हड्डियाँ, आते, मल वगैरह, और लिक्विड वेस्ट जैसे खून, मूत्र, शरीर के अंदर के दूसरे लिक्विड्स। अब एक भैंस लगभग 2 क्विंटल यानी 200 किलो की होती है। अब उसके वजन का 25% यानी 25% हिस्सा, लगभग 50 किलो वेस्ट बन जाता है। भारत, बांग्लादेश और चाइना जैसे देशों में स्लॉटर हाउसेज यानी कसाई खानों में साफ सफाई बहुत कम होती है। सॉलिड वेस्ट को या तो जला दिया जाता है, खुले मैदानों में फेंक दिया जाता है, या बेच दिया जाता है प्राइवेट पार्टीज़ को। इससे ज़मीन खराब हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वायु और जल प्रदूषण होता है, क्योंकि ये जो वेस्ट है ये अक्सर नदियों में पहुंच जाता है। आप जानकर हैरान नहीं जाएंगे कि भारत में लगभग 3600 लीगल कसाई खाने हैं और 32,000 से भी ज़्यादा गैर कानूनी कसाई खाने हैं। अब जो कसाई खाने हैं ही गैर कानूनी, वो लोग पोल्यूशन वगैरह की क्या फिक्र करेंगे। जब भी क्लाइमेट चेंज की या मांस के दूसरे बुरे प्रभाव की बात आती है तो इसमें बीफ सबसे पहले नंबर पर रहता है। अब हमें लगता है कि बीफ तो यार अमेरिका, ब्राज़ील जैसे देशों की बात है ना, भारत में तो अधिकतर लोग शाकाहारी हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक 2014 में भारत में केवल 30% लोग शाकाहारी थे, बाकी 70% लोग मांसाहारी थे। और यकीन मानिए नंबर लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
बस फ़र्क इतना है कि यहाँ बीफ कम खाया जाता है। भारत में लोग अधिकतर चिकन ही खाते हैं और विदेशों से कम खाते हैं। लेकिन भारत में पशुओं और इंसानों दोनों की जनसंख्या ही इतनी है कि उसका क्लाइमेट चेंज में, डिफॉरेस्टेशन में और मांस और दूध से होने वाले सभी बुरे प्रभावों में पूरा हाथ है। भारत में सबसे ज़्यादा कैटल्स पाई जाती है दुनिया में, गाय, भैंसें वगैरह। और IIT दिल्ली की स्टडी बताती है कि भारत में पशुओं से निकलने वाली मीथेन गैस पूरी दुनिया को गर्म कर रही है। हम लोग लगभग 2,70,00,000 टन मक्का हर साल पैदा करते हैं। उसमें से 1,20,00,000 टन मक्का केवल मुर्गियों को खिला देते हैं और लगभग 1,30,00,000 टन सोयाबीन हम पैदा करते हैं, जिसमें से कि 50 लाख टन सोयाबीन हम चिकन्स को खिला देते हैं। यानी आप देख रहे हैं कि हम लोग जितना मक्का और सोयाबीन पैदा करते हैं उसका आधा तो हम लोग चिकन को खिलाने में ही वेस्ट कर देते हैं। अब एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में लगभग 14% लोगों को सही से खाना नहीं मिलता, यानी 18 करोड़ लोग अक्सर भूखे सोते हैं। इस दुनिया में लगभग 8 अरब लोग होने वाले हैं और हम लोग मिलकर 80 अरब जानवर हर साल मार देते हैं। फिर से बता दूं, हम लोग 80 अरब जानवर एक साथ मार देते हैं हर साल। इनमें सबसे ज़्यादा संख्या में मुर्गियाँ होती है, 80 अरब में से 72 अरब। 80 अरब में से 72 अरब 72 बिलियन आउट ऑफ 80 बिलियन चिकन हैं। उसके बाद लगभग 3 अरब बतख, 1 अरब सूअर, 50 करोड़ बकरियाँ, 32 करोड़ गायें, भैंसें मार दी जाती हैं। अब बड़ी बड़ी संख्याओं से अक्सर हम सुन तो लेते हैं लेकिन बात समझ में नहीं आती है। तो आप एनिमल किल काउंटर पर देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से कितने ज़्यादा जानवर मारे जा रहे हैं। ये वेबसाइट आपको बता देगी कि आपके उस पेज को खोलने के बाद से कितने जानवर मारे जा चुके हैं। भारत में मौतों की बात करें तो लगभग 2 अरब चिकन, 1 करोड़ 10 लाख भैंसें, 5 करोड़ बकरे और 1 करोड़ सूअर हर साल मार दिए जाते हैं। तो हमने देखा कि मांस खाने से जंगल कटते हैं, ज़मीन खराब होती है, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, प्रजातियां विलुप्त हो जाती है, जानवरों की मौतें होती है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, समुद्र और नदियां बद से बदतर होती जाती हैं, कोरोना वायरस जैसी महामारियों का खतरा और बढ़ जाता है और भी बहुत कुछ। इंडिविजुअल लेवल, व्यक्तिगत स्तर पर इसका सोल्यूशन साफ है, मांस मत खाओ। अगर हम मांस की डिमांड कम कर देंगे तो हमारे खाने के लिए जो इतने ज़्यादा जानवर पैदा हो रहे हैं वो पैदा ही नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हमने मांस नहीं खाया, उन जानवरों को मारा नहीं, तो उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि हमारे घर में मुर्गे घुस जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहा, यानी हम जिस गति से मांसाहार कर रहे हैं उसी गति से मांसाहार बढ़ता रहा, तो 2050 तक ये 76% बढ़ जाएगा। हमें ये समझना होगा कि मांस हम खा रहे हैं लेकिन वो सिर्फ हमारी पर्सनल चॉइस नहीं है, उसका प्रभाव पूरी पृथ्वी पर पड़ रहा है और उसका खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बात यहाँ सिर्फ एक मुर्गे की हो रही है। अगर आपसे कोई कहता है कि भाई मांस मत खाओ या मांस कम खाओ, तो वो केवल एक मुर्गे, एक जानवर पर दया करने की बात नहीं कर रहा है। मांस खाने का पूरी पृथ्वी पर प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है। तो आपसे सिर्फ एक जानवर पर दया करने को नहीं की जा रही है, आपसे कहा जा रहा है कि भाई पूरी पृथ्वी पर दया करो, दूसरे इंसानों पर दया करो और खुद पर दया करो। इस वीडियो में आपको संख्याएं बताते समय मैंने एक बात जल्दी से बोल दी, लेकिन वो बात बहुत चौंका देने वाली है। मैंने कहा कि भारत में हर साल 1 करोड़ 10 लाख भैंसें मारी जाती हैं। और क्या लगता है आपको पूरी दुनिया में कितनी भैंसें मारी जाती होंगी? 3.25 करोड़। यानी दुनिया की 1/3, 1/3 से भी ज़्यादा भैंसें भारत में ही मारी जाती हैं। और उसमें आपका और मेरा बहुत बड़ा हाथ है। इस विषय में विस्तार से बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप मांसाहार के बुरे प्रभाव पर विचार कीजिए और अगर आप मांस खाते हैं तो ये भी सोचिए कि आप इसमें कितना योगदान देना चाहते हैं।